वेलकम टू दिस न्यू टॉपिक ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉवरेन वर्ड का क्या मतलब है। जो राज कर रहा है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, वो सॉवरेन है। हम कहते हैं इंडिया इज सॉवरेन बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। इसका क्या मतलब है समझिए। सॉवरेन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है प्रीएम्बल में। ठीक है, we the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो sovereign वर्ड क्या है कि अब हम sovereign हैं, अब हम ब्रिटेन के अंडर नहीं हैं। हम अपने इंटरनल अफेयर्स, अपने एक्सटर्नल अफेयर्स, हर चीज को लेकर फैसला खुद करेंगे। हम बाउंड नहीं है ब्रिटेन के फैसले से। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, जब देश आजाद हो उससे पहले हम सॉवरेन नहीं थे। ब्रिटिश क्राउन हम पर राज कर रहा था। वो जो फैसला लेगा उससे हम बंधे हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड वार 1 के समय में हुआ। इंडिया वॉज नॉट अ पार्टी, बट स्टिल ऑल इंडियंस वर सेंट इन द आर्मी। लड़ो। Second World War, India was not a party to Second World War, but it was declared by the government of India that India is also party to the war। इसके हम क्यों लड़े? हमारी कोई दुश्मनी जर्मनी से नहीं थी, ऑस्ट्रिया, कभी इसको लड़ाई हुई नहीं, मगर फिर भी हमें बना दिया गया पार्टी टू द वार। पर आज भारत सॉवरेन है, हम अपना फैसला खुद लेंगे। कौन सा देश हमारा दोस्त मुल्क है, कौन सा दुश्मन मुल्क है। क्लियर? ओके। अब क्या देश तो सॉवरेन है, क्या पार्लियामेंट सॉवरेन है? अब इसमें दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स हैं। कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो कहते हैं पार्लियामेंट सॉवरेन है, उसने जो कानून बना दिया सो बना दिया, पर जुडिशियल रिव्यू भी तो है। उसके बनाए कानून को खारिज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। और पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉ बना दे, उसकी भी लॉ बनाने की पावर्स के ऊपर अंकुश लगाता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, पर कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि लोगों के मूल अधिकारों के खिलाफ हो, आर्टिकल 19 के खिलाफ हो। आर्टिकल समझ में आ रहे हैं? तो फंडामेंटल राइट्स लिमिट प्रिस्क्राइब करता है, इस लिमिट में रहकर लॉ बनाना होगा पार्लियामेंट को। तो इस तरह से पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। तो वो कौन से आर्गुमेंट्स हैं जो पार्लियामेंट को इंडिया में सॉवरेन बनाते हैं, और वो कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के खिलाफ जाते हैं? आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन विद यू पीपल। ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। ठीक है, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है, ये देखिए The doctrine of sovereignty of parliament। ठीक है, ये एसोसिएटेड है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। अब देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपैरेटिवली इंडियन पार्लियामेंट से ज्यादा सॉवरेन है। क्यों? क्योंकि वहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के गवर्नमेंटल लॉज को एक सेट में कोडिफाई सिस्टमेटिकली नहीं किया हुआ। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें तो हु इज सुप्रीम, हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। हमने सभी गवर्नमेंटल लॉज, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, को हमने एक सेट में सिस्टमेटिकली कोडिफाई किया हुआ है, उन्होंने नहीं किया। इस कारण से उनका जो सिस्टम है वो डिफरेंट है। ब्रिटेन में, यूके में पार्लियामेंट इज सुप्रीम, देयरफॉर पार्लियामेंट इज सॉवरेन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो ये एक पॉइंट बन गया कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। और आगे देखें, सॉवरेनिटी मींस द सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट। दैट सुप्रीम पावर इन ग्रेट ब्रिटेन लाइज विद द पार्लियामेंट। देयर आर नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स अथॉरिटी। ब्रिटेन में पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई रोक नहीं है। इंडिया में है, रोक है। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर एक रोक ही है। और जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट चाहे तो रोक सकती है। ठीक है, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मोदी सरकार लेके आई थी जजों की भर्ती का कानून। एक कमीशन होगा जो बताएगा किसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। आगे से आपने बताया था कि जज का बेटा जज बनेगा, ये क्योंकि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था, भाई भतीजावाद हो रहा था जजों की भर्ती में, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कमीशन ही इलीगल है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है दैट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये उसके खिलाफ जा रहे हो आप। जजों की भर्ती में जज ही दिमाग लगाएंगे, पॉलिटिशियन दिमाग नहीं लगाएंगे। क्यों? सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग। तो जुडिशरी अंडर नहीं है एग्जीक्यूटिव के, अंडर नहीं है लेजिस्लेचर के। ओके, सो द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज अ कार्डिनल फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। और A.V. डाइसी एक बहुत बड़े जूरिस्ट हुए हैं, ब्रिटिश जूरिस्ट हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने थ्योरी दी थी डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कि राजा राज नहीं करेगा, लॉ राज करेगा। ये किसने पहले बात की थी? A.V. डाइसी। एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में सब बराबर है। दिस प्रिंसिपल हैज 3 implications। जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है इसके 3 implications हैं। इसका क्या मतलब है? पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये implications क्या है समझो। पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी लॉ को बना सकता है, अमेंड कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, रिपील कर सकता है। ओके, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हुए हैं ब्रिटेन में जिनका नाम था डी लॉलमे, ठीक है, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक अ वुमन अ मैन एंड अ मैन अ वुमन। मैन को वुमन और वुमन को मैन नहीं बना सकता, बाकी ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। अब वहां के डॉक्टर्स ये सर्जरीज भी करना स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट, Parliament can make constitutional laws by the same procedure as ordinary laws। हमारे यहाँ legislative procedure different है और constituent features of parliament जो amendment procedure वो different है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का एक स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है आर्टिकल 368 में, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? अमेंडमेंट प्रोसीजर, अमेंडमेंट प्रोसीजर गिवन इन आर्टिकल 368। जबकि इंग्लैंड में लेजिस्लेट करने का यानी कानून बनाने का जो प्रोसीजर है और अमेंड करने का जो प्रोसीजर है, जो मेजॉरिटी चाहिए सब में एक ही चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। बस हमारे यहाँ क्या है? लॉ बनाने के लिए चाहिए मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, पर अमेंड करने के लिए चाहिए होती है 2/3 मेजॉरिटी। समझ में आया? तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत आसान है पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मगर उतना आसान नहीं है इंडियन पार्लियामेंट में। समझ में आया? तो रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं। तो Parliament can make constitutional laws by the same procedure as ordinary laws. In other words, there is no legal distinction between the constituent authority and the legislative authority of British Parliament. जो अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अमेंडमेंट अथॉरिटी, वो अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के तहत होती है। क्लियर? और आगे चलते हैं। The parliamentary laws cannot be declared invalid by the judiciary as being unconstitutional। ब्रिटेन में पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है, सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर्स एक्सरसाइज करते हुए नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती, जैसा भारत में हुआ एंड जैक पर। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक लॉ बनाया, मोदी सरकार ने बनाया, मगर इट वाज स्क्रैप्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। कह दिया ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल देयरफॉर वैलिड। लेकिन ब्रिटेन में अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाया, उस पर कांटा नहीं मार सकती वहां की सुप्रीम कोर्ट। देयर इज नो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन ब्रिटेन। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू है, कहां दिया है? आर्टिकल 13 में दिया है। आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर्स पैदा करता है, पावर्स देता है सुप्रीम कोर्ट को। हमें आइडिया जुडिशियल रिव्यू का कहां से आया? यूएसए से आया। यूके में जुडिशियल रिव्यू नहीं है, यूएसए में जुडिशियल रिव्यू है। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो देखती है कि वो लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इज माय पॉइंट क्लियर? सर
their future. क्या अब भारत का सिस्टम चेंज होकर कि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू खत्म कर दिया जाए, कैसा हो सकता है? नहीं। क्यों? जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। और आगे चलते हैं। अब इंडियन पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सॉवरेन बॉडी। अब ये तो वो बातें थी क्यों ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है। अब भारत की पार्लियामेंट जो है वो क्या नहीं है? सॉवरेन नहीं है। वो क्यों नहीं है? ये कारण बताए गए हैं। इन द सिमिलर से जैसे वहां पर सॉवरेन है वैसे यहाँ सॉवरेन नहीं है। क्यों नहीं है? कारण देखो क्या आ रहे हैं सामने। एक क्वेश्चन आया है, डज एनजैक रियली हार्म इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? क्या एनजैक से सच में जुडिशरी को हार्म हो रहा था? अगर मेरे दिल की बात आप जानना चाहते हैं, मेरा व्यू पॉइंट है कि एनजैक होना चाहिए था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में सिर्फ एडवाइस चलनी थी प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, लॉ मिनिस्टर की। इन लोगों ने मिलकर सलाह देना था किसको? सुप्रीम कोर्ट को, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही काम करना था। ठीक है, वो कहते हैं हमें आपकी सलाह की भी जरूरत नहीं है। क्यों? इससे ट्रांसपेरेंसी हो जाती कि अगर इससे होता क्या, ट्रांसपेरेंसी हो जाती। एनजैक अगर आया था कि सरकार ने किसी एक्स को जज बनाने को कहा, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जज ने वाई को बनाया, तो कारण बताने पड़ जाते ऐसा उन्होंने क्यों किया, वाई दे टर्न डाउन द रिक्वेस्ट। अब हो रहा है भाई भतीजावाद। ठीक है, जजेस अपने रिश्तेदारों को, जो उनके खास लोग हैं, उन्हीं को आगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर रहे हैं। क्लियर? तो मेरे हिसाब से इन रियलिटी एनजैक वाज नॉट हार्मिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन? चले आगे। नेक्स्ट Sir, पूछिए। sir, are there any reforms to prevent this nepotism? नो, if there are any, they are namesake। ठीक है जी, आज भी एक पर्दा है। ठीक है, आज भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किसी को अगर जज बनाया तो क्यों बनाया। ओके, चले आगे, चले आगे। Okay, sir. because there are legal restrictions on the authority and jurisdiction of parliament क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती उसके ऊपर restrictions है, इसलिए वो sovereign नहीं है। the factors that limit the sovereignty of Indian parliament are these। सबसे पहले मैं headings बता दूं आपको। पहला, हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है। ठीक है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर भी होगा वहां पर पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, रादर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। समझ में आया? तो ये सबसे मेन और सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है जी, हमारे यहाँ की पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से बदल नहीं सकती, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। दूसरा, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर के लिए भी वही है, स्टेट के लिए भी वही है। जबकि यूएसए में सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन कोई और है, हर स्टेट का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ हर स्टेट का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। डिवीजन ऑफ पावर्स, हमने काम बांट रखे हैं सेंटर में और स्टेट में। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर? और आगे अगर हम चलते हैं तो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कह सकती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के। ठीक है, तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कहते हैं कि वो पार्लियामेंट से भी ऊपर हो जाती है। फिर फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 3 बना रखा है जो कि है फंडामेंटल राइट्स, और इसने लिमिट कर दिया है किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कौन से लॉज नहीं बना सकती, तो ये भी रोक रहा है पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स के तहत लॉ बनाने पड़ते हैं, पार्ट 3 के अधीन रह के लॉ बनाने पड़ते हैं। इसलिए क्योंकि रोक लगा दी तो इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं रह गई। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसका क्रक्स। ओके, तो 3 बातें हैं, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और फर्स्ट वन था रिटर्न नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन 3 कारणों की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो हमारा पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन नहीं है, उसके ऊपर कोई है, पार्लियामेंट के ऊपर भी कोई है, कौन? सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर भी कोई है, कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर भी कोई है, क्या है? पार्ट 3। क्लियर? ओके, और आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ओके, in our country, it has defined the authority and jurisdiction of all the three organs of union government and the nature of interaction between them. So संविधान जो है वो लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव तीनों से ऊपर है और बताता है किसका क्या काम है। इसलिए therefore parliament has to operate within the limit set by the constitution. ओके, तो कोई फर्क नहीं है बिटवीन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटेन में, लेकिन इंडिया में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस। ब्रिटेन में लेजिस्लेटिव फंक्शन और कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट में कोई फर्क नहीं है। उतनी ही मेजॉरिटी से लॉ बनते हैं, उतनी ही मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होती है, पर यहाँ पे डिफरेंस है। देयर इज अ लीगल डिस्टिंक्शन। कैसे? अमेंडमेंट के लिए चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, अमेंडमेंट के लिए चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, जबकि लॉ बनाने के लिए चाहिए मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, फिर कई तरह के अमेंडमेंट प्रोसीजर्स हैं। इंडिया में 3 प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट होता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ, दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, और तीसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन, कि रेटिफाई भी करना पड़ेगा मोर देन हाफ ऑफ स्टेट्स। क्लियर? तो moreover, to effect certain amendments to the constitution, the ratification of half of the states is also required. पार्लियामेंट खुद अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को के कुछ हिस्सों को अमेंड नहीं कर सकती। जहां पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसी कोई अमेंडमेंट अगर आ जाती है जो फेडरल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डाल रही है, तो आपको थर्ड मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अडॉप्ट करना होगा, और वो क्या है? 2/3 मेजॉरिटी प्लस मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स उसको रेटिफाई भी करें। जीएसटी कुछ ऐसे ही पास हुआ था। क्लियर? और आगे चलते हैं। इन ब्रिटेन, on the other hand, the constitution is neither written nor there is anything like a fundamental law of the land. वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड नहीं है। एक थ्योरी दी थी एक ज्यूरिस्ट ने, जिनका नाम था हैंस केल्सन। उन्होंने कहा एक देश के लोगों की जो बेसिक सोच होते हैं, जो आइडियल्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, ठीक है, उसे उस देश का ग्रैंड नॉर्म कहते हैं, और ग्रैंड नॉर्म ही फंडामेंटल लॉ होता है उस देश का, फंडामेंटल लॉ। लेकिन ये फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, ये ग्रैंड नॉर्म, इंडिया कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म है हमारा। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन ही भारत में ग्रैंड नॉर्म है, जो असली सोच हमारी वहां से पता चलती है, हम कैसे लोग हैं वहां से पता चलता है। लेकिन ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द ग्रैंड नॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। अगला स्टेप है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या पार्लियामेंट किसी भी चीज के ऊपर लॉ बना सकती है? नहीं। स्टेट लिस्ट के आइटम पर लॉ बना ही नहीं सकती। क्लियर? तो पावर्स ले ली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। India has a federal system of government with a constitutional division of powers between central and states. Both have to operate within the spheres allotted to them. जो काम दे रखा है सेंटर को, सेंटर उसी पर लॉ बनाएगा। जो काम दे रखा है स्टेट को, स्टेट उसी पर लॉ बनाएगा। Hence, the law-making authority of Parliament gets confined to the subjects enumerated in the Union List and Component List. सिर्फ यूनियन लिस्ट और कॉम्पोनेंट लिस्ट पर लॉ बना सकता है यूनियन पार्लियामेंट, and cannot make laws on the state list items. ठीक है? Okay. Britain on the other hand has a unitary system. वहां पर किसी भी चीज पर लॉ बना सकता है सेंटर। क्लियर? इसलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट सॉवरेन है, हमारी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर वॉइड कर सकती है, अल्ट्रा वायरस बोल सकती है,
if that law contravenes any provision of the constitution. और ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं है, हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू भी है, ठीक है जी। और ब्रिटिश कोर्ट्स हैव टू अप्लाई द पार्लियामेंट्री लॉ टू स्पेसिफिक केसेस विदाउट एग्जामिनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, लीगलिटी और रीजनेबलनेस। हमारे यहाँ हर कोर्ट क्या देखेगी, क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, लीगली सही है, रीजनेबल है या नहीं है। ओके। और हमने जो अडॉप्ट किया इंडिपेंडेंस जुडिशरी को विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द हैंड्स ऑफ जुडिशरी, उसने भी सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को खत्म कर दिया। ओके। दोनों ही, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, ठीक है, वो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते। जुडिशियल रिव्यू की पावर सिर्फ सेंट्रल जुडिशरी के पास नहीं है, स्टेट लेवल जुडिशरी यानी हाई कोर्ट के पास भी है। ओके। और आगे चलते हैं। Authority of parliament is restricted by fundamental rights also, यानी part 3 also, because fundamental rights are justiciable. Okay, तो आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट कभी कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि टेक्स अवे टोटली और एब्रोगेट्स फंडामेंटल राइट्स, कि पार्लियामेंट भी लॉ बना ही नहीं सकती जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, और अगर बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ओके। यानी कि अगर कोई परमानेंट लॉ बनाया और वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो वॉइड होगा, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। देयर इज नो कोडिफिकेशन ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी। वहां पर जो लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने वही चलेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड नहीं बोल सकती। ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज आल्सो not made any law that lays down the fundamental rights of the citizens. Fundamental rights को लेकर कोई लॉ नहीं बनाया है अभी तक इंग्लैंड में, ठीक है जी। however it doesn't mean that the British citizens के पास राइट्स नहीं है, वहां पर राइट्स तो हैं। though there is no charter guaranteeing rights, there is maximum liberty in Britain due to existence of rule of law। इस लाइन की वजह से कि ब्रिटेन में जो लिबर्टी है वो कैसे, रूल ऑफ लॉ की वजह से है। देयरफॉर चाहे नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है, पर फिर भी देखिए हमारा जो सारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बेस्ड किस पर है, इंग्लिश पे, लेकिन 100% सेम नहीं है, ठीक है जी। इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्रिटिश, देयर इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू। चाहे सिमिलर है पर डिट्टो सेम नहीं है, देयर आर डिफरेंसेस आल्सो। और इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी नहीं है, नॉट अ सॉवरेन बॉडी, उस तरह से सॉवरेन नहीं है जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ओके, चले आगे। फिर unlike the British Parliament, authority and jurisdiction of Indian Parliament are defined, limited or restrained। क्यों हम सॉवरेन नहीं है, क्यों हमारी पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है? क्योंकि हमारी पार्लियामेंट की पावर्स डिफाइंड है, लिमिटेड है, रिस्ट्रेन्ड है, रोक लगा रखी है हम पर, ठीक है जी। और अगर इस तरह से देखा जाए तो बहुत हद तक अमेरिकन पार्लियामेंट जैसे हैं हम। ओके, वहां की पार्लियामेंट को, यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है जी। फिर इन यूएसए आल्सो द sovereignty of Congress is legally restricted by the written character of the Constitution, the federal system of government, the system of judicial review and Bill of Rights। तो जो बातें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कांग्रेस को सॉवरेन बनाने से रोकती हैं, वो सारी बातें वहां भी वही है, यहाँ भी वही। ये है वही 4 पॉइंट। पहला पॉइंट जो था वो था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है फेडरल सिस्टम, तीसरा जुडिशियल रिव्यू और चौथा फंडामेंटल राइट्स, वहां पर है बिल ऑफ राइट्स। क्लियर? ओके। अब ये सीट्स देखिए, राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें किस स्टेट की कितनी है। ओके, इंटरनेट पर भी आपको ये लिस्ट आराम से मिल जाएंगी। ओके, इसके साथ ही हमारे ये वाला जो चैप्टर है इसके सभी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको इन डेप्थ डिटेल में करवा दी हैं, ठीक है। और इस चैप्टर को अब हमें यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना चाहते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन?
बताएं। नो क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। वंशिका, खुशी, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए बच्चे। क्या मैं क्लास को एंड कर दूं यहाँ? Sir, excuse me. हाँ जी, पूछिए।